अस्सलाम वालेकुम जी। आप लोगों को अभी तक पता तो चल चुका होगा कि आपका CSS 2025 एग्ज़ाम अनाउंस हो चुका है और ये महीना जुलाई का जो कि ऑलमोस्ट अगस्त बन चुका है, वो भी शुरू हो गया है। और आपके पास इस टाइम पे एग्जैक्ट 6 महीने हैं। अगर हम फरवरी को निकाल दें, आपके पास सिर्फ 6 महीने हैं। और इन 6 महीनों में जब आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, आप चूंटी की तरह कंटेंट तो जमा कर रहे हो, लेकिन अगर जब आप पास्ट पेपर का एनालिसिस करते हो, जब आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करने बैठते हो, तो आपसे अगर लिखा नहीं जा रहा, आपको समझ नहीं आ रही कि कंटेंट जो है वो ब्रेन में पड़ा हुआ है, आपके दिमाग में कंटेंट है वो पेपर पे नहीं आ पा रहा। तो आज आपके साथ मैं कुछ गेम्स खेलना चाहूँगा, आपके साथ में कोई इस तरह की एक्सरसाइज है, वो मिलके हम वो एक्सरसाइजेस करेंगे सो दैट आप उस पॉइंट को अंडरस्टैंड कर जाओ जो मैं आपको रियलाइज़ करवाने वाला हूँ कि कंटेंट की ये जो आपकी एक कमी होती है, आपको लग रहा होता है कि माइंड में कंटेंट है निकल नहीं आ रहा, उसको ख़त्म कर देते हैं। आज हम मिलके गेम खेलते हैं। तो गेम कुछ ऐसी है कि हमने ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यानी ये जो अपनी मेन हेडिंग है, हमने इसको यहाँ पे रखा हुआ है। अब हमने कुछ ऐसा करना है कि यहाँ से घूम फिर के हम अपने इस पहिए को, इस व्हील को कंप्लीट कर दें। यानी हमने इससे मिलती जुलती भी कुछ टर्म्स, कुछ टर्मिनोलॉजीज़, कुछ फैक्ट्स, कुछ भी ऐसा रखना है जो घुमा फिरा के मुझे इस टॉपिक के साथ दोबारा लिंक कर दे। अगर तो ये मुझसे एक्टिविटी हो गई, ये एक्टिविटी मैं अच्छे से परफॉर्म कर गया, तो उसका मतलब क्या है कि मेरी थॉट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज्ड हैं। और ऑर्गेनाइज थॉट्स ही कल को आपको ऐसे के पेपर में और बाकी जितने भी आपके पेपर्स हैं उसमें काम आ रही होती है। अगर थॉट्स ऑर्गेनाइज नहीं है तो एग्जामिनर फेल कर देता है। ये एग्जामिनर खुद एग्जामिनर रिपोर्ट में भी कहता है। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से अगर शुरू करें तो आप सबको पता है, आप सबने सुना भी होगा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से होता क्या है, पहला क्वेश्चन। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से सर इकोनॉमिक प्लानिंग, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्लानिंग नहीं होती। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैंने एक अपना यहाँ पे एक आइडिया यहाँ पे रख दिया। अच्छा, अब लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्लानिंग जो है उनकी कमी से, अगर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्लानिंग ना हो तो उससे क्या होता है? उससे कोई भी फॉरेन कंट्री फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करती, कोई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट उस कंट्री में नहीं आ सकता। दिस इज़ ट्रू। अच्छा, जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट नहीं होंगे, तो इकोनॉमिक डिक्लाइन भी तो हमें देखने को मिलेगा। ये भी सच है, ये उससे जुड़ता हुआ है। इकोनॉमिक डिक्लाइन होगा तो उस कंट्री में क्या है जी, फिजिकल मिसमैनेजमेंट भी होगी। और हम देखेंगे कि चीज़ों की प्राइसेस भी बढ़ने लग जाएंगी, क्योंकि आपके पास कोई इकोनॉमिक डिक्लाइन है तो इन्फ्लेशन ने तो बढ़ना ही बढ़ना है। अब जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो गरीब बंदा जो है वो अपना खाना पीना, अपनी जो कमोडिटीज़ हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो हमें सिविल अनरेस्ट की कंडीशन भी देखने को मिलेगी। अब जब सिविल अनरेस्ट है तो उसका मतलब क्या है, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। और जब आपकी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी तो जनरल आसिम मुनीर मिलिट्री इंटरवेंशन कर देंगे। वो कहेंगे कि तुम लोगों से तो सिविल जो है, तुम लोगों से तो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ नहीं बन रही, तुम लोगों की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, सिविल अनरेस्ट देखने को मिल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर कमज़ोर होता जा रहा है। मिलिट्री इंटरवीन करेगी और मिलिट्री की इंटरवेंशन क्या होती है, वही तो कॉज करती है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को। तो ये जी क्या हुआ, एक शॉर्ट सी एग्जांपल मैंने आपको दी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से हमने शुरू किया और घूमते घूमते हम वापस के आगे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से। सो इफ़ यू आर एबल टू, जो कि आइंदा के बाद आपने एक्सरसाइजेज ये खेलनी है, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको मैं बहुत सारे टास्क दूंगा, आपने अपने एंड से वो करने भी हैं। तो अगर आप एबल हो, इफ़ यू आर एबल टू लाइक कनेक्ट दिस थॉट विद दिस थॉट वंस अगेन, तो आपने क्या करना है, आपने समझ जाना है कि आपकी थॉट्स ऑर्गेनाइज हैं, आपके पास डाटा अच्छा है, वेल प्रिपेयर्ड हैं। अब आपने क्या करनी है, प्रैक्टिस करके, बार बार प्रैक्टिस करके, एक हफ्ते में एक पास पेपर, एटलीस्ट एक पास पेपर आप सॉल्व करके, खुद की प्रैक्टिस करके आप क्या कर सकते हो, खुद को कॉन्फिडेंस दिला सकते हो। तो अगर तो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का आपको पहिया समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं समझ आया तो कोई मसले वाली बात नहीं है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगली एग्जाम्पल क्या है जी, विद द न्यू पेन, नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये है जी मेरा मेन मुद्दा। मुझे क्या करना है, घूम फिर के मुझे वापस इस टॉपिक पे आना है। तो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज की वजह से, यानी लेट्स टॉक अबाउट क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होता है कि आपकी जो वेदर पैटर्न्स हैं वो बदल रहे हैं। बिल्कुल, दिस इज़ ट्रू, बदल रहे हैं। अच्छा, जब आपका वेदर पैटर्न बदल रहा है और उसमें मुझे एक पैटर्न बड़ा जो देखने को मिलता है, दैट इज़ एक्सट्रीम हीट वेव्स अक्रॉस द ग्लोब। हर कंट्री, हर जगह से हमें ये सुनने को मिल रहा है, एक्सट्रीम हीट वेव्स, एक्सट्रीम हीट वेव्स। अच्छा, उसकी वजह से क्या होता है, हीट वेव, गर्मी बढ़ेगी तो आपके जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट करेंगे ना। हाँ, ग्लेशियर मेल्ट कर रहे हैं। अब जब ग्लेशियर मेल्ट करेंगे तो जो अर्बनाइजेशन है, जहाँ पे आबादी है, वहाँ पे फ्लड्स के भी तो खदशात बढ़ जाएंगे। ग्लेशियर मेल्ट होगा, वो दरियाओं में आएगा और दरियाओं के इर्द गिर्द जितनी भी आपकी आबादी है उसको एक थ्रेट में होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब जो फ्लड आ चुका है उसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो डैमेज होगा। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो एग्रीकल्चर तो डैमेज होगा ही होगा।
अब जब या इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ या एग्रीकल्चर डैमेज हुआ, इन बोथ कंडीशन आपका इकोनॉमिक इम्पैक्ट, पाकिस्तान इन 2022 पाकिस्तान को $30 बिलियन का नुकसान देखने को मिला सिर्फ एक फ्लड की वजह से। तो जीडीपी के ऊपर कितना बड़ा इम्पैक्ट है आपके इस डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चर का। अच्छा, जब आपकी इकोनॉमिक इम्पैक्ट है तो उसकी वजह से क्या होगा, आपके जो रिसोर्सेज हैं, जो आपके फंड्स हैं, उनको मैनेज करना, आपकी ऑलरेडी जो स्केर्स रिसोर्सेज थे, इंफ्रास्ट्रक्चर था, एग्रीकल्चर था, वो डैमेज हो चुका है। तो उसकी वजह से जो आपके रिमेनिंग रिसोर्सेज हैं या उस इलाके को बहाल करना, वहाँ के लोगों को बहाल करना क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। डिफ़िकल्टी मैनेजिंग योर स्केर्ड रिसोर्सेज। और ये क्या है जी, इसके ऊपर जब सारी की सारी टेंशन हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ही रहेगी, वी विल नॉट बी एबल टू मेक एनी क्लाइमेट रिलेटेड पॉलिसीज़। कोई किसी किस्म की पॉलिसीज़ हम नहीं बना पाएंगे, और जब पॉलिसीज़ नहीं बनाएंगे तो क्लाइमेट नेगेटिव इम्पैक्ट और कॉज करेगा, क्योंकि हम उसको बेहतर नहीं कर रहे। तो ये क्या हुआ, वंस अगेन हमने क्या किया, इस पॉइंट को घुमा फिरा के वापस इस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दिया, और ये मैंने देखा कि हाँ, मुझसे तो ये भी हो रहा है। तो अगर आप भी इस काबिल हो, आप भी इस एक्सरसाइज को मेरे साथ परफॉर्म कर सकते हो, आपको लगता है आप कर सकते हो, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, मतलब आप कर सकते हो। ट्रस्ट मी, लाइक आई एम राइटिंग इट हेयर, ठीक है जी, ट्रस्ट मी, आप कर सकते हो। सिर्फ आपको प्रैक्टिस की कमी है, और प्रैक्टिस से ही इम्प्रूव होती है। तो ये क्या था जी, दूसरा स्टेप था, ठीक है। मैंने आपके सामने दो एग्जांपल्स रखी, और क्या हुआ जी, आपको समझ आ गई कि यार हाँ, दिस इज़ द वे फॉरवर्ड, कि मुझे ये एक्सरसाइजेज, ये गेम्स खेलनी है। लेकिन अगर क्या हो कि अगर आपसे ये वाला जो पैटर्न है ये फॉलो ही नहीं हुआ, आप तो घबरा जाओगे। लेकिन मेरा तो कभी भी ये पर्पज़ ही नहीं है कि मैं आपको परेशान करूं, मेरा तो पर्पज़ है मैं आपकी बेस्ट पॉसिबल वे में हेल्प करूं। तो चलें, आप जो लोग जो उस टाइम पे ये एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं कर पाए, उनको समझ नहीं आई, या जब मैंने बताया उसके बाद उनको समझ आई, तो आप लोगों के लिए एक और आसान तरीन चीज़ लेके आया हूँ जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। लेट्स सपोज, छोड़, इसको मैं ऐसे करता हूँ, लेट्स सपोज मैं आपको टॉपिक देता हूँ, टॉपिक आपको मैं दे रहा हूँ जी, रशिया यूक्रेन वॉर और इसके इम्पैक्ट, ठीक है जी, मैं आपको ये टॉपिक देता हूँ। अब जब आप ये टॉपिक सुनोगे तो एकदम बस आपको यही सुनाई देगा, आपका दिमाग एकदम वो ब्रेन फॉग का शिकार होगा, आपसे नहीं हो पा रहा होगा। क्यों? क्योंकि नहीं हो रहा सर, मुश्किल लग रहा है, क्या इम्पैक्ट होंगे, रशिया पे इम्पैक्ट लिखूं, यूक्रेन पे लिखूं, आपका माइंड इस तरह हो जाएगा। बट क्या हो अगर हम इसको रशिया यूक्रेन को साइड पे रखें, यार क्या कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं, ज़रा आसानी तलाश करते हैं अपने लिए। आसानी कैसे? आसानी इस फॉर्म में, वॉर को मैंने रखा यहाँ पे दरमियान में, बिल्कुल ये पड़ी है वॉर। ज़रा सा पहले मैं सोचूं ना, पहले मैं अपनी बुनियादी जो काम है वो तो करूं कि वॉर के इम्पैक्ट आखिर क्या होते हैं। एक वॉर किसी भी एरिया में छिड़ गई, एक जंग शुरू हो गई, क्या इम्पैक्ट होगा। अगर मैं कहूँ कि कुछ ज़ाती इंडिविजुअल लेवल के ऊपर कोई नुकसान होगा, ये भी पॉसिबल है। सोसाइटी के लेवल पे होगा, शायद ये भी पॉसिबल है। और अगर नेशनल है, किसी नेशन के दरमियान वॉर हो रही होती है ना, तो नेशन के लेवल के ऊपर भी होगा, और फिर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी क्या होगा, वॉर का इम्पैक्ट होगा। वॉर को मैंने यहाँ पे रखा। अब मैं क्या करता हूँ, ज़रा सा इंडिविजुअल लेवल पे आके सोचने की कोशिश करता हूँ। यार वॉर है तो फिज़िकल हार्म तो होगा, कैजुअलिटीज़ होंगी, लाइफ लॉस होगा, ये तो देखने को पक्का मिलेगा। आपका फ़िज़िकल हार्म है। अच्छा, जब आप फ़िज़िकल हार्म है उसकी वजह से इकोनॉमिक हार्डशिप भी आपको देखने को मिलेंगी, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी सारी बंद हो जाती है, घर तबाह हुए, दफ्तर तबाह हुए, कम्युनिटीज़ तबाह हुई, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी पक्की है। अच्छा, अब जब क्या है जी, डिस्प्लेसमेंट है, फिज़िकल हार्म है, तो लॉस ऑफ लव्ड वंस भी तो है। वॉर का एक इंडिविजुअल इम्पैक्ट, लोग अपनों को खो देते हैं वॉर की वजह से, बिल्कुल है, जिसकी वजह से उनको साइकोलॉजिकल ट्रॉमा का शिकार होना पड़ता है, अरसे तक लोग उस ट्रॉमा से नहीं निकल पाते, और ये केओस एंड नॉर्मलेसनेस को जन्म देता है। एक एरिया जैसे कि अगर यमन की बात करें, अरसा हो गया वॉर चली आ रही है और चलती ही आ रही है, जिसकी वजह से हम क्या देख रहे हैं, फिजिकल हार्म, इकोनॉमिक हार्डशिप, डिस्प्लेसमेंट, लॉस ऑफ लव वंस, केओस, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। ये तो क्या हुआ जी, ये इंडिविजुअल लेवल पे मुझे लगा कि यार हाँ, वॉर के शायद ये नुकसानात होते हैं। अगर मैं सोसाइटी के लेवल पे आके सोचूं, सोसाइटी के लेवल पे क्या हो सकता है, सोसाइटी के लेवल पे सोशल फ्रेगमेंटेशन हो सकती है। लोग अपनी अपनी नफसा नफसी में पड़ जाएंगे कि यार मैं बच जाऊँ, मेरी फैमिली बच जाए, मेरे ख़ानदान बच जाए, बाकी सारे मैं नहीं संभाल सकता उनको। तो सोशल फ्रेगमेंटेशन हमें देखने को मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट तौर पे तबाह हो जाएगा। गज़ा को याद कीजिए, उन भाइयों को याद कीजिए, उन मुसलमानों को याद कीजिए अपने जहन में। हेल्थ क्राइसिस हद तक, एक बेहतरीन हद तक, एक बदतरीन हद तक जो है हेल्थ क्राइसिस हमें देखने को मिलता है। एम्प्लॉयमेंट की तो धज्जियाँ उड़ जाती हैं, एम्प्लॉयमेंट लॉस भी हम देखने को मिल रहा होता है, और मास माइग्रेशन भी होता है। लोग दर बदर हो जाते हैं, यहाँ डिस्प्लेस हुए इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, और फिर सोसाइटी को पूरी की पूरी को क्या करना पड़ा, माइग्रेट करना पड़ा।
तो ये क्या था जी, सोसाइटी के लेवल पे थोड़ा-सा एनालिसिस था। ज़रा मैं चलूँ नेशनल लेवल के ऊपर, तो मुझे देखने को मिलेगा कि इकोनॉमिक डिक्लाइन, इकॉनमी चल नहीं रही, फिज़िकल हार्म है, लोग मर रहे हैं, हेल्थ का क्राइसिस है, एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो रही है। तो क्या होगा, अब मैं पिछले डाटा की बेस के ऊपर क्या कर रहा हूँ, अगला डाटा जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या होगा जी, इकोनॉमिक डिक्लाइन होगा। और सबसे बढ़ के जो 2 कंट्रीज़ हैं जिनके दरमियान में वॉर हो रही है, वो पहले ट्रेड किया करती थी, यानी दुनिया को कुछ ना कुछ सप्लाई किया करती थी। उनका कोई आउटपुट था, कोई इनपुट था, ठीक है, इम्पोर्ट थी, कोई एक्सपोर्ट थी, कंप्लीट तौर पे वो बंद हो चुकी है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है इन कंट्रीज़ में। और जब इकोनॉमिक डिक्लाइन होगा, तो पीछे ही मैंने आपको यहाँ पे क्या किया, ये आपको मैंने बताया कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ठीक है जी, जो क्या कॉज करती है इकोनॉमिक डिक्लाइन को। तो पिछला डाटा मैं अब क्या कर रहा हूँ, उठा के आगे यूज़ कर रहा हूँ। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से क्या होगा, आपको जो इकोनॉमिक डिक्लाइन भी देखने को मिलेगा। या अगर आपका इकोनॉमिक डिक्लाइन है जो कि आपस में ये बिल्कुल इंटरचेंजेबल हैं, तो ये क्या है जी, इकोनॉमिक डिक्लाइन की वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आएगी। अच्छा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो सिक्योरिटी के थ्रेट्स एंड कंसर्न्स ये भी बढ़ जाएंगे, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन भी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनवायरनमेंट को डैमेज भी तो होगा ना वॉर की वजह से। ये भी तो वॉर का एक सबसे बड़ा कॉज, इसका कॉन्सिक्वेंस है। तो नेशनल लेवल का भी मैंने एनालिसिस कर दिया। एंड लेट्स डिस्कस अबाउट कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिल रही होती हैं या क्या नुकसानात हम देखने को मिल रहे होते हैं। सबसे पहले तो जी, रेफ्यूजी क्राइसिस हमें देखने को मिल रहा होता है, और उस रेफ्यूजी क्राइसिस की वजह से ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा होता है, क्योंकि ये 2 कंट्रीज़ जो कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया करती थी, बंद हो चुका है, इनका इकोनॉमिक डिक्लाइन है, ग्लोबल जीडीपी में इनका कोई शेयर था वो ख़त्म हो चुका है। तो इकोनॉमिक डिक्लाइन, हमें ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट यानी ग्लोबल इकोनॉमिक डिक्लाइन देखने को मिलेगा। हमें ये भी देखने को मिलेगा कि ग्लोबल पॉलिटिकल इम्पैक्ट, पॉलिटिक्स में क्या क्या चेंजेस आई हैं। कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने आपस में अलाइंसेस बना दी, कुछ ऐसी जिन्होंने तोड़ दी, कुछ ऐसे जो दुश्मन बन गए, ये भी देखने को मिल रहा होता है। इंटरनेशनल टेंशन्स बढ़ जाती हैं, एक कंट्री दूसरे के खिलाफ, दूसरी तीसरे के खिलाफ, आपको ये भी देखने को मिल रहा होता है। और सबसे बढ़ के जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स, ठीक है जी, ये भी हम देखने को मिल रहे होते हैं कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कंट्रीज़ जो हैं वो ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाती हैं। और सबसे बढ़ के आपका ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस, कि भाई बहुत सारा जो है लाइफ का लॉस होता है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जन्म लेता है जो कि सालों तक चलता ही रहता है। तो इंडिविजुअल लेवल का एनालिसिस हमने किया, हमने सोसाइटी के लेवल का किया, हमने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे देख लिया कि वॉर के कॉजेज़ क्या हैं। एंड नाउ अगर मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे लिखूँ रशिया यूक्रेन वॉर, या अज़रबैजान आर्मेनिया वॉर, या मैं लिखूं पाकिस्तान इंडिया वॉर, या मैं लिखूं यूएसए चाइना वॉर, किसी किस्म की कोई भी वॉर हो, अगर आपके जहन में ये बुनियादी ढांचा क्लियर है कि उस वॉर के इंडिविजुअल लेवल पे कोई नुकसानात होंगे, सोसाइटी के ऊपर होंगे, नेशनल के होंगे और इंटरनेशनल के होंगे, तो आप आसानी से किसी भी वॉर की इंटरप्रिटेशन कर सकते हो। किसी भी वॉर के जो आने वाले असरात हैं या जो असरात हैं उसको आप डिफाइन कर सकते हो, अगले एग्जामिनर अपने को बता सकते हो। नहीं समझ आ रही सर, फिर नहीं समझ आ रही, चलें मैं फिर समझाता हूँ। रशिया यूक्रेन वॉर को निकालते हैं जी। रशिया यूक्रेन वॉर है, सोसाइटी के लेवल पे हम देखेंगे कि भाई सोशल आपकी जो है फ्रेगमेंटेशन, बिल्कुल हमने देखा कि यूक्रेन से जो है लोग फ्ली किए, रेफ्यूजी क्राइसिस हमें देखने को मिला, मास माइग्रेशन देखने को मिली, और आपकी जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन यूनियन के अंडर जो फॉल करती हैं, लोगों ने वहाँ क्या किया, मूव किया, ठीक है जी। सोसाइटी डिवाइड हुई, डिफरेंट कंट्रीज़ में लोगों ने पनाह ली, और जो यूक्रेन का रशिया का इंफ्रास्ट्रक्चर था बेतहाशा किस्म का तबाह हुआ, हेल्थ के क्राइसिस ने जन्म लिया, अभी तक वहाँ पे चल रहा है, एम्प्लॉयमेंट के लॉसेस हमें देखने को मिले, और मास माइग्रेशन, एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, खाने पीने को कुछ नहीं है, हेल्थ का क्राइसिस है, तो लोग क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे। रशिया यूक्रेन वॉर में भी यही हुआ। उससे क्या हुआ, नेशनल लेवल के ऊपर जो ट्रेड की डिस्ट्रप्शन आई, रशिया था जी गैस एंड ऑयल का सप्लायर, ठीक है जी, आपका जो यूक्रेन था वो था सप्लायर आपके ग्लोबल फूड का, यहाँ से फूड बंद हुआ, यहाँ से आपकी गैस एंड ऑयल बंद हुआ, तो हमें क्या देखने को मिला, मैसिव लेवल की इन्फ्लेशन देखने को मिली, प्राइस हाइक देखने को मिले, हमें एनर्जी क्राइसिस देखने को मिला, सिर्फ किसकी वजह से, एक वॉर की वजह से। कहाँ वॉर लड़ी गई, रशिया यूक्रेन में। जर्मनी की नॉर्ड स्ट्रीम लाइन 2 जो है जी वो तबाह हो गई, वो बंद हो गई, उसकी जो कंटिन्यूशन थी उसको ख़त्म करना पड़ा, जिसकी वजह से एनर्जी का क्राइसिस हमें जर्मनी में देखने को मिला। अच्छा जी, उसके बाद हमने ये देखा कि इकोनॉमिक डिक्लाइन, डेफिनेटली जीडीपी, ग्लोबल जीडीपी को हिट मिला, कुछ परसेंटेज से ग्लोबल जीडीपी डाउन हुआ, रशिया का तो डेफिनेटली डाउन हुआ, यूक्रेन का भी हुआ, लेकिन आपकी ग्लोबल जीडीपी पर असर भी पड़ा। सिक्योरिटी के थ्रेट्स बढ़ गए, यूएसए ने सपोर्ट किया यूक्रेन को, चाइना ईरान ने सपोर्ट किया रशिया को, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनवायरमेंटल डैमेज भी हुआ, क्योंकि अब जो आपकी गैस, आपकी एनर्जी जो है वो
आपको नहीं मिल रही, तो लोग जो हैं जैसे कि जर्मनी एंड फ्रांस ने कोल के ऊपर दोबारा वो शिफ्ट हो गए, जिसकी वजह से आप ये देखोगे कि एनवायरमेंटल डैमेज भी है। अच्छा, ये तो क्या था जी, एक क्विक सा नेशनल लेवल का एनालिसिस था। इंटरनेशनल लेवल पे क्या हुआ? रेफ्यूजी क्राइसिस, आपकी जर्मनी, आपके फिनलैंड, आपके यूक्रेन की इर्द गिर्द जितनी भी कंट्रीज़ हैं, पोलैंड एंड ऑल दैट, वहाँ पे जी रेफ्यूजी क्राइसिस हमें देखने को मिला, जिसकी वजह से हमें ये देखने को मिला ग्लोबल इन्फ्लेशन, प्राइस हाइक हुए, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस जिसे हम कहते हैं वो बढ़ गया, यानी हमें वो देखने को मिला। अच्छा, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हुआ? वही वाली बात आप लिखोगे कि रशिया यूक्रेन जो कि ग्लोबल फूड बास्केट कहा जाता है, जिनको जो इजिप्ट और आपकी जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे 80% ऑफ जो इम्पोर्ट है वो इन कंट्री से आ रही होती थी, वो बंद हो गई, तो वहाँ पे मैसिव लेवल की इन्फ्लेशन हुई, डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट इन्फ्लेशन हमें देखने को मिली। अच्छा जी, रेफ्यूजीज की वजह से यूरोपियन यूनियन क्राइसिस में चला गया, पॉलिटिकल राइवलरीज हमें दोबारा से रिवैम्प होती हुई नज़र आई, दुनिया ने दोबारा एक वर्ल्ड वॉर कोल्ड वॉर का जो है वो सिनेरियो देखना शुरू कर दिया कि भाई ये तो अब कोल्ड वॉर शुरू हो रही है, जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स देखने को मिले, ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस मिला एंड सो ऑन। मतलब इसको मैं जितना ड्रैग करना चाहूँ मैं ड्रैग कर सकता हूँ, लेकिन मैंने इतना ही ड्रैग करना है जितना मैं 40 to 45 मिनट्स ऑफ माई CSS एग्ज़ाम, यानी एक सवाल 45 मिनट के अंदर अंदर 40 मिनट के अंदर अंदर मुझे लिखना होगा, क्योंकि इतना ही टाइम होता है, तो मुझे सिर्फ इतना ड्रैग करना है जितने में मैं अपने एग्जामिनर को ये बता दूं कि सर ये सवाल है और इसका ये जवाब है। तो जी, वॉर हो रशिया यूक्रेन की, वॉर हो पाकिस्तान इंडिया की, वॉर हो गज़ा इसराइल की, वॉर हो ईरान सऊदी अरेबिया की, ये वही डाटा है जो आप उठा के लिखोगे। तो आपको, जो कि वो स्टूडेंट जिनको ये चीज़ मुश्किल लग रही थी कि सर हमें समझ नहीं आ रही, उनके लिए मैंने क्या कर दिया, आपको एक और स्टेप बता दिया आसान करके कि यार चलो आप इस तरह सोचा करो। अच्छा, जाते जाते आपको एक और फाइनल टिप दे के जा रहा हूँ ताकि आपको ये भी याद रहे, और ये सेम अप्रोच अप्लाई होगी। एक कंट्री है, उसका रिलेशनशिप है जी किसके साथ? अपने नेबर्स के साथ, ठीक है जी, उसका नेबर्स के साथ रिलेशन है। अब जो रिलेशनशिप है, जो रिश्ता है, वो कैसा हो सकता है? इकोनॉमिक रिश्ता हो सकता है, ठीक है जी, पॉलिटिकल रिश्ता हो सकता है, मिलिट्री के हिसाब से डिफेंस का रिश्ता हो सकता है, सोशल रिश्ता हो सकता है, उसके अलावा जी रिलीजियस कनेक्शन हो सकता है कंट्री के दरमियान में, टेक्नोलॉजिकल हो सकता है, ठीक है जी। ये 4-5 हमने क्या कर दी, डोमेन्स फाइनल कर दी। तो अब आपने क्या करना है, जो आपको टास्क दिया जा रहा है, खैर मैं वैल्यूएट नहीं कर पाऊँगा, आपने खुद ही करना होगा। तो आपने करना क्या है, मुझे ये बताना है, इनबॉक्स कर दें या मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया करें, बट आपने ये मुझे बताना है कि आपका जो किसी भी कंट्री का रिलेशन है, इकोनॉमिक उसकी क्या डायमेंशंस हैं, पॉलिटिकल क्या हैं, मिलिट्री के हिसाब से क्या हैं, सोशल, रिलीजियस एंड टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस क्या हैं। अब जब आप ये करोगे तो उसके बाद पाकिस्तान रिलेशन विद इंडिया हो, चाइना हो, रशिया हो, ईरान हो, सऊदी अरेबिया, USA, कोई भी कंट्री हो, आप यही वाला एनालिसिस लगाओगे। आप कहोगे कि चाइना का जो रिलेशन है वो इकोनॉमिक तौर पे ऐसा है, हमें ये करना चाहिए, रिलीजियस तौर पे हमारी कोई कनेक्शन नहीं है, मिलिट्री के हिसाब से हम लोग मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं, हम लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं, सोशल जो है हमारे दरमियान में कनेक्शन पाया जाता है, हमारा जो टेक्नोलॉजिकली चाइना जो है बहुत एडवांस है, पाकिस्तान उससे ये कर सकता है, वो कर सकता है, एंड स्टिल दिस कैन कंटिन्यू फॉर आवर्स एंड आवर्स। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, और अगर मैं आपको फाइनल वर्डिक्ट दूं, फाइनल हम इसको कंक्लूड करें, तो वॉर पड़ी है, उसके ये इम्पैक्ट्स हैं, इसी तरह आपका जो रिलेशन है उसके ये इम्पैक्ट पड़े होंगे। इसी तरह जब तक आप फंडामेंटल्स, ठीक है जी, अपने फंडामेंटल्स कवर नहीं करते, तब तक आप कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे अपने एग्ज़ाम में। ये फंडामेंटल्स ही होते हैं जो आपको कल को पेपर का एनालिसिस करने में, पेपर सॉल्व करने में भी हेल्प कर रहे होते हैं। और इस तरह की ये जो व्हील्स हैं, जिनको देख के आप खुश भी हुए और थोड़े बहुत स्टूडेंट खफा भी हुए होंगे कि यार मुझसे क्यों नहीं हुआ, वो भी होंगे। एंड सेम इज़ माय मेथड, जो मेंटरशिप प्रोग्राम में मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता हूँ, इसी तरह बेसिक लेवल से एनालिसिस हम स्टार्ट करते हैं, चीज़ों को डिकोड करना, बताना, सिलेबस को डिकोड करना, पेपर प्रेजेंटेशन, सब का सब उसमें है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि जो आज आपको टास्क दिए गए परफॉर्म कीजिए, मैं एवेल्यूएट ना कर पाऊँ फिर भी और कर पाऊँ फिर भी। थैंक यू सो मच जी, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इस पेन इन पेजेस के साथ अपनी दोस्ती रखें, क्योंकि आपके पास 6 महीने रह चुके हैं, और आज नहीं तो फिर कभी भी नहीं। थैंक यू सो मच जी।